कक्षा 10 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम अभी तक अपने पाठ्य पुस्तक में जो हमारे सिलेबस में शामिल चीज़ें हैं उसमें से हम अध्याय 3 तक धातु एवं अधातु पढ़ चुके हैं और उसका टेस्ट पेपर भी आप लोग दे चुके हैं। आज हम अगला अध्याय हमारा है हमारे पाठ्यक्रम में कार्बन एवं उसके यौगिक। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इससे जुड़ी तमाम चीज़ें आगे के क्लासेज में आपको पढ़नी है, तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट जो है रसायन विज्ञान का होता है, तो इसको ध्यान से देखना है। तो कार्बन एवं उसके यौगिक में हमें क्या क्या पढ़ना है वह हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। आज हम पढ़ेंगे कार्बन का परिचय। पहली चीज़ जान ले हम कि कार्बन होता क्या है। कार्बन प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। यह प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों में मात्रा के अगर आधार पर हम बात करते हैं तो 15वें स्थान पर आता है। मतलब इससे ज़्यादा संख्या में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 15 है। भूपर्पटी मतलब ज़मीन की जो सतह है हमारी ऊपर की, अगर इसमें इसकी मात्रा की बात करें कितना कार्बन है इसमें, तो 0.02% है हमारी भूपर्पटी में कार्बन की मात्रा। वायुमंडल में कार्बन की मात्रा 0.03% है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो कि सभी सजीवों में पाया जाता है। यह सभी सजीवों के निर्माण का मूलभूत भाग होता है, सबसे मूलभूत तत्व होता है। कार्बन का रासायनिक संकेत C है, इसको हम C से डिनोट करते हैं, और कार्बन की जो परमाणु संख्या है वह 6 होती है। और अगर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पहले की क्लास में आप पढ़ चुके हैं। कक्षा 9 में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 पहले कोष में और 4 बाहरी कोष में, तो 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। और इस तरह बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। तो इस हिसाब से इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। संयोजकता 4 होने के कारण, कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण इसको हम टेट्रावैलेंट या चतुर संयोजी तत्व कहते हैं। और कार्बन की जो प्रकृति होती है वह अधातु होती है। इस टेट्रावैलेंट या चतुर संयोजी प्रकृति के बारे में हम आगे बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं इस अध्याय में। लेकिन यहाँ पे बस इतना जान लीजिए कि चूंकि इसकी बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए यह एक टेट्रावैलेंट तत्व होता है। और प्रकृति जो होती है वह अधातु की होती है, अधातुओं के गुण इसमें पाए जाते हैं। कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है। कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाने के पीछे कारण क्या होता है, यह जान लीजिए। कोई भी परमाणु होता है वह अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए बंध बनाता है। अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों, अर्थात वह अपने जो सबसे नज़दीक की अक्रिय गैस होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। अपने सबसे नज़दीकी अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सभी तत्व प्राप्त करना चाहते हैं। अब चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए यह 2 तरह से अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकता है। पहला तरीका है कि यह अपनी बाह्य कक्षा में जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें छोड़ दे। अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए किसी भी तत्व के परमाणु की बाहरी कक्षा में 2 अथवा 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यही अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम देखते हैं कि उनकी सबसे बाहरी कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 8 होंगे। तो यह प्रवृत्ति हर तत्व में पाई जाती है कि वह अपने नज़दीकी अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करे। मतलब उसकी बाहरी कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हों या फिर 8 हों। तो कार्बन की बाहरी कक्षा में
4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अगर यह 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे, छोड़ दे, तब इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 बचेंगे। और इस 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद यह C4+ आयन बनकर एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन, हम यह पढ़ चुके हैं परमाणु संरचना में कक्षा 9 में कि किसी भी परमाणु की जितना कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जितना उसकी कक्षाओं में पाए जाते हैं, उतना ही धनावेशित प्रोटॉन उसके नाभिक में पाए जाते हैं। मतलब धनावेश और ऋणावेश का संतुलन हमेशा हर परमाणु में बराबर बना रहता है। परमाणु प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। इसीलिए परमाणु संतुलित अवस्था में, उदासीन अवस्था में आवेश के रूप में अस्थायी रूप से रहता है। अब जब यह 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तब क्या होगा? इसके नाभिक में तो 6 प्रोटॉन हैं। चूंकि इसकी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन थे तो नाभिक में 6 प्रोटॉन हैं। अभी भी प्रोटॉन तो निकले नहीं हैं। तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का धनायन बनने के लिए उसे बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए, अपने को स्थायी रखने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होगी और परमाणु अस्थायी नहीं रह पाएगा। 6 प्रोटॉन है, 6 धनावेश है। परमाणु जो वैद्युत संतुलन होता है परमाणुओं में, वह इम्बैलेंस हो जाएगा और यह परमाणु अस्थायी नहीं रह पाएगा। अतः यह संभव नहीं है कि कार्बन अपनी बाह्य कक्षा में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे। दूसरी स्थिति क्या होती है, बन सकती है कि कार्बन किसी दूसरे तत्व से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले और C4- ऋणायन बन जाए। लेकिन तब भी इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन हैं। लेकिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 पहले से थे और 4 इसने ग्रहण कर लिए, तो हो गई 10। 6 प्रोटॉन वाले नाभिक, धनावेशित नाभिक को 10 इलेक्ट्रॉन वाले ऋणावेशित कक्षाओं को संभालना कठिन हो जाएगा। तो वह उन्हें फिर वैद्युत जो असंतुलन है वह स्थापित हो जाएगा, बन जाएगा कि ऋणावेश 10 हो जाएगा, धनावेश 6 रह जाएगा। तो इस स्थिति में भी परमाणु जो है कार्बन का, वह अस्थायी नहीं रह पाएगा। तो हमने 2 स्थितियां देख ली। तो दोनों स्थितियों में यह अपने नज़दीकी अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो करता क्या है अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को संतुलित करने के लिए? कार्बन इन दोनों उपरोक्त स्थितियों से इतर एक नई विधा अपनाता है, एक नया रास्ता निकालता है। यह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है, ना तो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ता है ना ही ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है और इसके द्वारा कार्बन की लंबी तथा चक्रीय श्रृंखलाओं वाले यौगिकों का निर्माण करता है। तो कार्बन हमेशा कैसे बंध बनाता है? सहसंयोजी आबंधों का निर्माण करता है। सहसंयोजी आबंध हमने सुन लिया। होता क्या है सहसंयोजी आबंध, यह जान लीजिए। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा परमाणुओं के मध्य जो बंध बनते हैं, जो आबंध बनते हैं, उन्हें हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। 2 परमाणुओं के मध्य इकहरे, दोहरे अथवा तिहरे आबंध कैसे बनते हैं, इसके बारे में जान लें और कैसे हम उन्हें प्रदर्शित करते हैं यह भी जान लें। उनको कैसे दिखाया जाता है। पहली चीज, जब 2 परमाणुओं के बीच केवल एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है तो वहाँ इकहरा या एकल बंध बनता है। इस आबंध को जिन 2 परमाणुओं के बीच बन रहा है उनके बीच एक
सीधी क्षैतिज लाइन खींच करके प्रदर्शित करते हैं। जैसे इधर सी हो गया, इधर सी हो गया, इनके बीच इकहरा बंध बन रहा तो हम ऐसे एक लाइन प्रदर्शित कर देंगे। यह लाइन क्या दिखा रही है कि कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच एक इकहरा बंध बना हुआ है। या आप इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं, C4 ये एक यौगिक है, इसमें कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कैसा बंध है, इकहरा बंध है। तो जहाँ इकहरा एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा आबंध बनता है वहाँ पे हम दोनों परमाणुओं के मध्य एक क्षैतिज लाइन खींच देते हैं और कहते हैं कि यह इकहरा बंध को या एकल बंध को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, जब दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा के द्वारा आबंध का निर्माण होता है तो वहाँ दोहरा या दो बंध बनता है। इसे जहाँ दोहरा बंध बनता है वहाँ पर दोनों परमाणुओं के संकेत जो होते हैं उनके मध्य हम जहाँ एक पहले खींचते थे इकहरे के लिए, यहाँ दो खींचेंगे जब दोहरा बंध बनता है। इसे हम दो क्षैतिज लाइनों द्वारा प्रदर्शित करते हैं और यह प्रदर्शित करता है कि इन दो परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच दोहरा बंध। इसी तरह जब दो परमाणुओं के मध्य तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजी या बंध बनता है तो वहाँ पर त्रिबंध या तिहरा बंध बनता है। इस आबंध को दोनों परमाणुओं के संकेतों के मध्य तीन क्षैतिज समानांतर रेखाओं द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, जैसे कार्बन कार्बन के बीच तिहरा बंध। एक यौगिक है C ट्रिपल बॉन्ड और इधर H और इधर H। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध है, तिहरा बंध है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच कैसा बंध है, इकहरा बंध है। तो जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा आबंध बनता है, कोई भी सहसंयोजी आबंध, उसे हम उतनी क्षैतिज लाइनें खींच करके दोनों परमाणुओं के बीच प्रदर्शित करते हैं। तो यह थी आज की क्लास जिसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी। कार्बन का परिचय हुआ हमसे और कार्बन अपनी बाह्य कक्षा में अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्राप्त करता है इसके बारे में हमने पढ़ा और साथ ही यह देखा कि इकहरे बंध, दोहरे बंध और तिहरे बंध क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो थैंक यू हमारी क्लास को अटेंड करने के लिए। और फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई भी ऐसी चीज़ है इसमें आपको समझ में नहीं आ रही है, तो हम हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं। आप कभी भी मैसेज करके, कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, चाहे इस लेसन से संबंधित हो, आज के लेक्चर से, चाहे इसके पहले के लेक्चर से संबंधित हो। हमेशा हम उपलब्ध हैं, कभी भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। बाकी आप घर पे रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।